हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मोटे राम जी शास्त्री। तो आइए सुनते हैं। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी जी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं? धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटे, वैदक पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का है। 2-4 सीधे साधे लटके हैं, बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे विस्गाचार बढ़ा लूंगा। कौन पूछने आता है तुम विस्गाचार हो या नहीं? किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे? एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का हर बहेर आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस, इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि इन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखे वैद्य की कैसी चलती है। स्त्री, लेकिन बिना जाने बुझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी? मोटे, फायदा न करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य मिलेगा। शेष 4 जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़ी आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कविता बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेदिक महत्व पर 2-4 लेख लिख दिया करूंगा। उनमें जहां तहां 2-4 कविता भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह ना समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम भी सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी? ना वो अभिलाषा ही है, पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनाने भी तो नहीं आती। कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटेराम, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राखी रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशिया बोतलें हो। इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं, और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान नहीं है तो तुम्हें जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश आ सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे, बस वही मेरे दलाल होंगे। उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नासिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैदक करूंगा। तुम देखती तो जाओ।
स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए। न इधर के रहोगे न उधर के। तुम्हारे भाग में तो लड़के पढ़ाना ही लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटवाने पड़ेंगे। मोटेराम, तुम्हें मेरी योग्यता पे विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम वहां भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटेराम, आखिर मेरा नासिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहां 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे वह खुश हो जाएंगे और कुछ न कुछ दे ही मारेंगे। बैदक का ढोंग क्यों रचते हो? मोटेराम, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैदों के बाप दादों को भी ना मालूम होगा, और सभी वैद 1-1 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया। इतनी देर से तुमने एक बात मतलब की कही है, मगर यह समझ लो यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा। मोटेराम हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह धाक बता दूं कि सारे वैद गर्द हो जाए। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही ना करूंगा। कहूंगा, मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूं उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो, कैसी रहेगी? स्त्री की बाछे खिल गई। बोली, अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भीष्गाचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते और बलकार कर औषधियां खिलाते, और वह रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती है उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में बैद जी का वह रंग जम गया कि वायद और शायद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न पड़ो, नहीं तो एक दिन पछताओगे। मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बिरहल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केचुल बदली थी। तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डालते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रख दिया गया था। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे, और इतने में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुसे आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी पर बेभास पड़ने लगा। यूं तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती संदेश साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमी ने धर दबाया तो क्या करते? कभी इसका पैर पकड़ते, कभी उसका। हाय हाय का शब्द मुंह से निकल कर रह गया, पर इन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती थी। एक आदमी ने एक लात जमाकर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो,
दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिख और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा बोला, क्यों बैद जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है? ना कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे? पंडित, भूल कर भी नहीं सरकार, हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से रफरैट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित जी, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब कोई इसे 5-5 लाते लगाकर छोड़ दो। पंडित, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो जाओ। पचलत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकलती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातः काल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लड़खड़ाते कराते लकड़ी टेकते हुए घर गए और धम से चरपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबरा कर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे राम, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी बहुत रबड़ी न खाओ, लौन भास्कर ले आऊं? मोटे, हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी चंडालनी के कारण मेरी दुर्गति हुई। मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिट कर आए हो? हाँ पिटे हो, अच्छा हुआ। हो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे? मोटे राम, हाय हाय, रान तुम्हें भी इसी दम कोसने की सूझी? मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे। हाँ, नहीं तो वैद बनने की सूझी, बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर ना भूलोगे। रानी कहाँ थी कि तुम पीटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की? पंडित, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई, उसी के कारण क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री, हो तुम तकदीर के खोटे, कैसी बैद की चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश कर दिया, आखिर फिर वही पढ़ौनी करनी पड़ेगी। हो तकदीर के खोटे। प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर ना आता था। पंडित जी पड़े करा रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।